हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल प्लस पर। मैं स्मिता आप लोगों को क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पढ़ा रही थी। अब तक के क्लासेस में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर ली है। साथ ही साथ हम लोगों ने क्षेत्रकों के ऐतिहासिक परिवर्तन के बारे में भी पढ़ लिया है और साथ ही साथ जीडीपी क्या है वो भी हमने पढ़ लिया है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। आज हम यही पढ़ेंगे। तो हमारे बुक में जो है हम देखते हैं कि सबसे पहले एक आलेख दिया हुआ है जहाँ ये हमारा टॉपिक है भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। यहाँ पर हमारा एक आलेख दिया हुआ है। अगर हम उस आलेख को ध्यान से देखें तो आलेख में जो है वो तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाया गया है और साथ ही साथ उसमें कुछ तुलना की गई है 2 वर्षों के बीच। पहला वर्ष चूज़ किया गया है 1973-74 और दूसरा 2013-14, मतलब 1973-74 और 1973-74 और 2013-14 के उत्पादन को उस आलेख में दिखाया गया है। तो अगर हम देखें तो 1973-74 का उत्पादन अगर देख रहे हैं तो प्राथमिक क्षेत्रक में सबसे ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन हुआ है। कब? 1973-74 का ही सबसे पहले हम डायग्राम देख रहे हैं। तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्रक है उसमें सबसे ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन हुआ है और सबसे कम की बात की जाए तो वो किस में हुआ है? द्वितीयक क्षेत्रक में। फिर अगर हम 2013-14 वाला आलेख देखें, उसका जो डायग्राम देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि तीनों ही क्षेत्रक, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे द्वितीयक हो, चाहे फिर तृतीयक हो, तीनों के ही उत्पादन में जो है वो क्या हुई है? वृद्धि हुई है। लेकिन सबसे अधिक अगर देखा जाए तो किस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है? तृतीयक क्षेत्रक में। और सबसे कम उत्पादन किस में है? प्राथमिक क्षेत्रक में। अगर हम इन सब को देखें तो इससे हम क्या मतलब निकाल पा रहे हैं कि भारत में जो है वो प्राथमिक क्षेत्रक को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्र जो है सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है। सबसे पहले हम जब हमने देखा 1973-74 का डेटा, वहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में हो रहा है। लेकिन फिर जब हम वो 2013-14 का देख रहे हैं तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर हो रहा है? तृतीयक क्षेत्रक में, और सबसे कम उत्पादन हो रहा है प्राथमिक क्षेत्रक में। तो हम देख रहे हैं कि समय के साथ जो है वो प्राथमिक क्षेत्रक का जो उत्पादन है वो जो है वो क्या हो रहा है? घट रहा है। और कौन ज़्यादा मजबूती के साथ उभर रहा है? वो है तृतीयक क्षेत्रक। ऐसा क्यों हो रहा है हम अभी देखेंगे। भारत में तृतीयक क्षेत्रक के महत्वपूर्ण होने के कारण हम अभी देखेंगे कि किस कारण से जो है कि ये जो चेंजेस आया है 1973-74 और ये जो 2013-14 का जो हम ये आंकड़ा देख पा रहे हैं ये अपने आलेख में, तो ये चेंजेस किस प्रकार आया है? ये जहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन पहले प्राथमिक क्षेत्र करती थी वो अब तृतीयक क्षेत्र कर रही है। ऐसा क्यों हुआ है? हम अभी अब उसके कारण को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? किसी भी विकासशील देश में बुनियादी सेवाएं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, कंपनी आदि, जो ये सारी जो बुनियादी जो सुविधाएं होती है ये किसी भी विकासशील देश के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो कोई भी देश हो। ये सारी सुविधाएं जब लोगों के पास होती है तो फिर ये विकासशील देश जो है वो धीरे धीरे क्या होता है? विकसित देश में परिवर्तित होता है। और ये सारी बुनियादी सुविधाएं, चाहे किसी भी प्रकार की सुविधाएं, हमें कौन सा क्षेत्र देता है? वो हमें देता है तृतीयक क्षेत्र। तो अब जो है कि ये सारी बुनियादी सुविधाओं की जो मांग जो है वो बढ़ रही है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो शैक्षिक संस्थाएं हो, डाक तार सेवा हो, थाना हो, कचहरी हो, प्रशासनिक कार्यालय हो, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी, चाहे ये सारी सेवाओं की जो है वो मांग बढ़ती जा रही है। इस कारण भी
भी जो है कि क्या हो रहा है, तृतीयक क्षेत्र में जो है सेवाओं का उत्पादन अधिक हो रहा है। इसी कारण भी तृतीयक क्षेत्र जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेवाओं का उत्पादन कर रहा है। इस कारण भी जो है कि हम क्या देख पा रहे हैं कि 1973-74 में जहाँ कृषि या फिर जो प्राथमिक क्षेत्र था वो सबसे ज़्यादा उत्पादित कर रही थी वस्तुएं, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अब ये इन बुनियादी सेवाओं की मांग जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस कारण भी जो है क्या हो रहा है, तृतीयक क्षेत्र जो है वो क्या हो रहा है, एक सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभर रहा है। दूसरा कारण हम देख रहे हैं, कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, तृतीयक क्षेत्र के सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। बिल्कुल सही बात है। हम अगर वो आलेख फिर से देखें तो आप वहाँ पर देखेंगे कि 1973-74 का भी जो डेटा है, साथ ही साथ जो 2013-14 का डेटा है, हम क्या देख रहे हैं कि तीनों ही क्षेत्रक में, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो और तृतीयक हो, तीनों ही क्षेत्रक के का जो उत्पादन है वो 2013-14 में क्या हुआ है, बढ़ा है। तो हम ये भी एक कारण है तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन का जो बढ़ने के पीछे, ये भी एक कारण है क्योंकि प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही क्षेत्र के उत्पादन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वही ये चीज़ें कह रहे हैं कि अगर कृषि का विकास होगा, अगर उद्योग का विकास होगा, तो इससे क्या होगा कि वो लोग परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं की मांग करेंगे और ये सेवाएं उन्हें कौन देगा, तृतीयक क्षेत्र देगा। तो अगर प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास होगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ यही कहना चाह रहा है कि अगर प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों का विकास होगा तो ऑटोमेटिकली वो लोग तृतीयक क्षेत्र की सेवाओं की मांग करेंगे, और जब सेवाओं की मांग करेंगे तो तृतीयक क्षेत्र जो है वो अन्य सेवा मतलब उनके द्वारा मांगी गई सेवाओं का उत्पादन करेगा, और जब वो सेवाओं का उत्पादन करना शुरू करेगा तो कहीं ना कहीं ये तृतीयक क्षेत्र की उत्पादित की गई सेवाओं में वृद्धि होगी और इससे तृतीयक क्षेत्र का जो है वो ग्राफ जो है और बढ़ेगा। तीसरा कारण हम देख रहे हैं, जैसे जैसे आय बढ़ती है, लोग अन्य सेवाओं जैसे रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की मांग करते हैं। आप खुद ही सोच करके देखिए, अगर आपके पास आय कम होती है, कम पैसे होते हैं आपके पास, तो आप अपना सिर्फ खाना, कपड़ा यहीं तक सोच पाते हैं, लेकिन जब आपकी आय बढ़ जाती है तो जो है कि हम अन्य चीज़ों का डिमांड करने लगते हैं। तो वैसे ही ये हमारा एक रीज़न हमें ये चीज़ बता रहा है कि लोगों की आय जैसे जैसे बढ़ती है, लोग अन्य सेवाओं जैसे चाहे रेस्टोरेंट हो गए, चाहे फिर पर्यटन हो गए, फिर शॉपिंग हो गया, अस्पताल, विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की मांग कर रहे हैं, और ये सारी मांग की पूर्ति कौन करता है, तृतीयक क्षेत्रक। और इस कारण भी तृतीयक क्षेत्रक जो है वो महत्वपूर्ण हो गया है। वहाँ अब जो है तृतीयक क्षेत्रक जो है वस्तु सेवाओं का क्या है, उत्पादन ज़्यादा कर रहा है। चौथा रीज़न है, विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाओं की मांग बढ़ने से इनके उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे समय हमारा डेवलप होते जा रहा है, जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलप होती जा रही है, तो हम क्या देख रहे हैं कि कुछ दशकों से जो है वो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाओं की मांग हमारे देश में बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे ये मांग बढ़ती जा रही है, ये तृतीयक क्षेत्रक जो है उन मांगों को पूर्ति करने के लिए लगातार सेवाएं उत्पादित कर रहा है। ये सारे कारण से हम क्या देख पा रहे हैं कि तृतीयक क्षेत्रक जो है इसी कारण से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसके पास वो सारी सेवाएं हैं जो कि अभी हमें डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा आवश्यक पड़ती है। साथ ही साथ जो है कि ये जो है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों की जो नीड्स है, सेवाओं की जो नीड्स है, ये उनकी पूर्ति भी करता है। इस वजह से भी इनकी सेवाओं में जो है वो क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। इस वजह से भी इनका ग्राफ जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इसीलिए ये चीज़ कही जा रही है कि भारत में जो है प्राथमिक क्षेत्रक को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्रक सबसे बड़े उत्पादक के रूप में क्या हुआ है, उभरा है।
ये हमने देखा कि भारत में तृतीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण होने के क्या कारण है। अभी हम अपने बुक में अगर देखेंगे तो वहाँ पर दो ग्राफ्स, दो आलेख और हैं। एक आलेख हमें बता रहा होता है सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी, किन क्षेत्रकों की हिस्सेदारी की बात कर रहा है। वो कर रहा है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। एक आलेख हमें ये बता रहा है और एक और आलेख है वहाँ पर, वो हमें क्या बता रहा है कि रोजगार में, मतलब भारत में जो लोगों को रोजगार मिल रहा है तो उन रोजगार में किस क्षेत्रक की कितनी हिस्सेदारी है, कौन सा क्षेत्रक प्राथमिक है, द्वितीयक है या फिर तृतीयक है, कौन सा क्षेत्रक है जो कि लोगों को अधिक रोजगार दे रहा है। अगर हम उन आलेख को देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी हम सबसे पहले किस में देखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। इसमें भी 2 साल के साथ जो है इसमें भी तुलना की गई है। सबसे पहले साल हमारा लिया गया है 73-74 1973-74 का और दूसरा साल है 2013-14 का, और फिर परसेंटेज के फॉर्म में बताया गया है कि जीडीपी में किस सेक्टर का, प्राथमिक, द्वितीयक या फिर तृतीयक, किस क्षेत्र का जो है कितना कंट्रीब्यूशन है। अगर 1973-74 की बात की जाए तो प्राथमिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन था 40%, किस में, जीडीपी में। और वही अगर हम देख रहे हैं 2013-14 में तो ये प्राथमिक क्षेत्र का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो घट के अब कितना हो गया है, तकरीबन 12% के आसपास। आप वहाँ पर देखिए, आलेख देखिए, आप वहाँ से इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे कि प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या हुआ है, घट गया है 40 से अब अप्रॉक्स जो है वो 12% हो गया है। और वही अगर हम द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो 1973-74 में ये परसेंटेज था हमारा 11%, और अभी 2013-14 का अगर हम परसेंटेज देख रहे हैं तो वो बढ़ करके कितना हो गया, 32%। इसका मतलब है कि जहाँ प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन घटा है, वहीं द्वितीयक क्षेत्र का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। पहले 11% था, वो अब बढ़ करके 2013-14 में कितना हो गया, 32%। अब बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र की। तृतीयक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन 1973-74 में 49% था। 49% कब था, 1973-74 में, और अभी उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 2013-14 का जो वर्ष है उसमें कितना हो गया, 56%। तो इस आलेख में हम क्या देख पा रहे हैं कि 1973-74 में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में किसका था, प्राथमिक क्षेत्र का, उसके बाद था तृतीयक क्षेत्र का, और सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका था, द्वितीयक क्षेत्र का। सबसे ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद था तृतीयक क्षेत्रक और फिर था द्वितीयक क्षेत्रक। और फिर वही अगर हम 2013-14 का डेटा देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें हमारा किसका है, तृतीयक क्षेत्रक का। उसके बाद अगर सेकंड नंबर देखा जाए तो वो है द्वितीयक क्षेत्रक का, और सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका हो गया है, वो है प्राथमिक क्षेत्रक का। ये हम डेटा में से देख पा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं अब एक और जो हमारे पास वहाँ पे आलेख है उसको अब हम देखते हैं। उसमें हम देखेंगे रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी कि कौन सा क्षेत्रक जो है कितना ज़्यादा रोजगार अपने देश में दे पा रहा है, वो हम देखेंगे। उसमें भी 2 वर्षों का जो है वो तुलना किया गया है। एक है पहला हमारा 1977-78 और दूसरा है 2017-18 का डेटा। प्राथमिक क्षेत्र की बात की जाए तो 1977-78 की बात की जाए तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र जो है 71% रोजगार दे रहा था, और 2017-18 में 44% रोजगार दे रहा है। कौन, प्राथमिक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक की बात की जाए तो 1977-78 में वो 11% रोजगार दे रहा था, और
2017-18 में 25% रोजगार दे रहा है। और अभी अगर तृतीय क्षेत्र की बात करें तो 77-78 में वो 18% रोजगार दे रहा था, और 2017-18 में वो बढ़ करके हो गया 31%। इसमें अगर हम डेटा की तुलना करें तो रोज़गार देने का जो परसेंटेज है वो हमारा द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक दोनों में ही बढ़ा है। द्वितीय क्षेत्रक 11% से 25% हो गया है, तृतीय क्षेत्रक 18% से 31% हो गया है, और प्राथमिक क्षेत्रक की बात करें तो वो 71% से घट करके 44% हो गया। लेकिन अगर हम ये परसेंटेज देख रहे हैं, अगर हम सिर्फ प्रेजेंट की बात करें 2017-18 के डेटा की बात करें तो अभी भी ज़्यादातर लोगों को रोज़गार कौन सा सेक्टर दे रहा है? 44% के साथ प्राथमिक क्षेत्र ही सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे रहा है, और सबसे कम रोज़गार कौन सा दे रहा है? द्वितीय क्षेत्र 25% के साथ, और तृतीय क्षेत्र का परसेंटेज कितना है? 31%। ये रोज़गार में जो है कि अभी भी ठीक है, ये हम मानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र जो है पहले 71% रोजगार दे रहा था, लेकिन अब वो 44 दे रहा है, लेकिन अभी भी प्राथमिक क्षेत्र का ही रोजगार जो है वो ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों है ये हम पहले देखते हैं, क्योंकि हमने जब देखा जीडीपी में हिस्सेदारी, तो जीडीपी में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी कौन दे रहा है? तृतीय क्षेत्र दे रहा है। लेकिन जब रोजगार देने की बात हो रही है तो तृतीय क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार नहीं दे पा रहा है। वो कौन दे रहा है? वो प्राथमिक क्षेत्र दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है वो हम देखते हैं। उसका सबसे इसमें हमारे बुक में टॉपिक है अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, मतलब ये बताना चाह रहा है कि अधिकांश लोग, ज़्यादातर लोग कहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ज़्यादातर लोगों को रोज़गार कौन दे रहा है? प्राथमिक क्षेत्र दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है हम उसका रीज़न देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक रोज़गार है। ये हमने कहाँ देखा? अपने डेटा से ये चीज़ हमने एनालाइज कर लिया है। फिर हम क्या देख रहे हैं? द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में रोज़गार के पर्याप्त अवसर का सृजन नहीं हुआ है। ऐसा ना होने के कारण, मतलब तृतीय क्षेत्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा होने के कारण भी जो वहाँ रोज़गार सबसे कम है, इसका मेन रीज़न ही यही है कि तृतीय क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक में जो है रोज़गार के अवसर का जो है सृजन, मतलब नए नए रोज़गार के जो है अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। कृषि क्षेत्रक में श्रमिकों में अल्प प्रच्छन्न बेरोजगारी है। दूसरा हम फाइंडिंग क्या निकाल रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में क्या है? वो अल्प या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी है। हमने प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। मतलब कि जहाँ पर हमें मजदूरी, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी ये पाई जाती है कृषि में, जहाँ पर हमें मान लेते हैं ये हमारा एक खेत है और यहाँ इस खेत में काम करने के लिए हमें 5 मज़दूरों की आवश्यकता है। ये 5 मज़दूर जो है फसल का उत्पादन करने के लिए और इस खेत पर सभी प्रकार के कार्य करने के लिए NF है, लेकिन हमने इसमें क्या लगाया है? 8 मज़दूर लगाया है। 5 की हमें आवश्यकता है, 8 हमने लगाया है। हमने कितना एक्स्ट्रा लगाया है? 3 एक्स्ट्रा लगाया है। और अगर हम इन 3 को यहाँ से हटा देते हैं तो भी यहाँ के उत्पादन में जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3 लोग क्या हैं? ये 3 लोग हैं हमारे प्रच्छन्न बेरोजगार। तो वही ये चीज़ें कह रहा है कि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी है। बिल्कुल सही बात है। इस कारण ही जो है कि कृषि क्षेत्र में जो है 44% लोगों के इंगेज रहने के बाद भी, प्राथमिक क्षेत्र में 44% लोगों के इंगेज रहने के बावजूद भी उनका उत्पादन जो है वो उस लेवल का नहीं हो पा रहा है। और इस कारण जो है कि उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 12% है, मतलब इतना कम है। अधिकांश लोगों के कार्य करने के बाद भी कृषि का जीडीपी में हिस्सेदारी कम है। बिल्कुल ये चीज़ हमने अपने डेटा से ये चीज़ हमने एनालाइज कर ली है। आशा है कि आज का क्लास आप लोग समझ पाए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग कल इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।